हैं और 102 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र जो हैं, इसके अलावा बालाघाट की कुछ क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर जो है वोटिंग पहले खत्म हो जानी है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। यहां पर पोलिंग बूथ जो है वो हेलीकॉप्टर से भी रवाना किए गए हैं, तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो 1 बजे तक का ही वोटिंग परसेंटेज जो अभी सामने आया वो बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज, करीब 50 के आसपास वोटिंग परसेंटेज जो है देखने को मिला है। सत्ता के महासंग्राम के लिए लोग अपनी आहुति, इसका यज्ञ जो चल रहा है, इसमें लोग वोट के रूप में अपनी आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश की हैं, 1 सीट छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट है। और बस्तर लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बदला गया है, तो बीजेपी की तरफ से भी पुराने प्रत्याशी को बदल दिया है। दोनों नए प्रत्याशी हैं और बड़ी सीट है। इन 7 सीटों का अगर हिसाब किताब लगा लिया जाए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों का हिसाब लगा लें तो इनमें से 7 में से 2 सीटें पिछली बार कांग्रेस के खाते में थी। कौन कौन सी? एक बस्तर सीट थी और दूसरी छिंदवाड़ा सीट थी। छिंदवाड़ा वीवीआईपी सीट है और इस वीवीआईपी सीट पर कितना जोर बीजेपी ने लगाया है यह आपने बीते दिनों देखा है। लेकिन अब मतदाता की बारी है, तो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा की अगर बात कर ली जाए तो छिंदवाड़ा में बीती बार 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो करीब 82 के आसपास था और बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज था। लेकिन क्या इससे छिंदवाड़ा के लोग अब इसे क्रॉस कर जाएंगे? क्या इससे बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे? अगर बस्तर सीट की बात कर ली जाए तो 70% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार बस्तर सीट पर इससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। लेकिन 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें अगर बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों की बात कर ली जाए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ली जाए, तो बीजापुर या कोंटा की अगर बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी कम देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा अभी सूरज की गर्मी ज्यादा है, तो ऐसे में थोड़ा सा जो है जब टेम्परेचर कम होगा तब शायद लोग जो हैं वो वोट करने के लिए निकले। लेकिन हेलीकॉप्टर आ रहा है अभी तो, और यह हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं ये MI-17 है। अब MI-17 का जिक्र क्यों कर रहे हैं? MI-17 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं हेलीकॉप्टर से छत्तीसगढ़ के सुदूर और नक्सल प्रभावित बेल्ट में मतदान दलों को रवाना किया है। और वहां से क्या क्या जानकारियां आ रही है, हेलीकॉप्टर वहीं से उड़ान भर के आ रहा है। वैसे मंडला की अगर बात कर ली जाए, मंडला में 49.68% वोटिंग परसेंटेज अभी तक दर्ज किया गया है। जो आंकड़े आए उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद बढ़ जाए, कुछ ही देर में बढ़ जाए। सीधी की अगर बात कर ली जाए तो सीधी, आपको पता है सीधी की किस लिए फेमस है? सीधी जो है कहा जाता है कि बीरबल का जन्म हुआ था सीधी में, तो सीधी का वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा है। कहां कितने वोटर हैं और वोटिंग परसेंटेज, पुरुष वोटर, महिला वोटर्स की संख्या तो आपको बता ही रहे हैं। शहडोल की अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़े लड़ैया या चुनाव के बड़े मुद्दे या आमने सामने कौन है, ये सारी चीजें चुनाव के बड़े मुद्दे। मोदी की गारंटी, राम मंदिर की बात कही जा रही है, धारा 370, विकसित भारत न्याय पत्र, इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक मुद्दा है, राष्ट्रवाद की भी बात यहां पर करते हुए नजर आए। इस बीच तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए ढोल नगाड़ों के साथ ये क्या हो रहा है। ये अब आप कहेंगे कि भाई बारात क्यों नहीं दिखाने लगे? बारात नहीं, दरअसल ये है दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा जो हैं वो वोट करने के लिए निकले हैं। तो इस अंदाज में निकले हैं तो स्वाभाविक है ये चर्चा में तो आएंगे। बिल्कुल, और तमाम ऐसे वोटर्स जो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और अभी भी वोट डाल रहे हैं। पहले चरण का मतदान अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये भी हम आपको दिखा रहे थे। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही पुनीत भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। भूपेंद्र जी, छिंदवाड़ा का जो वोट प्रतिशत है उसे देखकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, अनुकूल है और लगभग जो है 50% के आसपास जो है मतदान क्रॉस कर रहा है। तो वो अभी पूरा समय होते होते तक देखिएगा आपकी 65 से 70% तक पोलिंग जाएगी। ये तो कम है पिछली बार से भूपेंद्र जी, पिछली बार 82 तक गया था। हाँ, निश्चित रूप से ये जो है आज परिस्थिति जो दिखाई पड़ रही है, अभी जब शाम को क्या होता है ये तो अभी जरा थोड़ी ठंडक होते ही पता चलेगा। ये पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। जिस तरीके से जो आज जनता त्रस्त है
उसकी जो आजीविका पर जो संकट बना हुआ है, जो बेरोजगारी है, उदासीनता है लोगों के बीच में, मोदी सरकार की जितनी भी झूठी और फरेबी बातें अपन सुनते हैं उनमें से एक भी बात पूरी हुई हो तो आप बता दें। न 15 लाख मिले, ना जो है किसानों की आय दुगनी हुई, जुमला था, ना गरीब बच्चों को रोजगार मिला, ना जुमला ही, वही तो आप ही बता रहे हैं जुमला था वो तो ये झूठ, यही तो गारंटी है कि वो तो आप गलत ले जाते हैं, वो तो केवल कहने के हाँ लिए तो वो तो हाँ तो ये सब इन गारंटियों पे कैसे विश्वास कर लेंगे? ये वो गारंटियां भी कल को नहीं बताएंगे कहने के लिए। तो क्या 30 रुपए लीटर तो शुद्ध की देने वाली थी मैडम ईरानी जी। भूपेंद्र जी क्या तो ये 30 रुपए लीटर कहीं शुद्ध की मिल रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं, आपकी बात को माने तो इस हिसाब से अगर जनता त्रस्त है तो बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए उसको, वोटिंग परसेंटेज और अच्छा आना चाहिए। फिर अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छी नहीं होती है तो ये चुनाव आयोग की असफलता है। हजारों करोड़ रुपया जो है प्रमोशन के लिए जो है खर्च किया जाता है, तो वो पैसा वास्तव में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी एक अपने आप में ऑडिट का विषय है। नहीं, लेकिन अगर वो पोलिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए तो आप कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत अभी और बढ़ेगा, लेकिन आपको बस्तर के लिए क्या लग रहा है? देखिए, बस्तर में भी सभी ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, ये सब जो है ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके हैं, आदिवासी समाज रहता है, दूर दूर रहता है, जंगलों में रहता है, और उनके जो है रियल टाइम डाटा जो है चुनाव आयोग के पास किस समय तक के डाटा हैं ये इसमें परसेंटेज में तो घोषित होता नहीं है। बस्तर में तो भूपेंद्र जी आम मौके तक प्रत्याशियों के लिए भी बहुत ज्यादा पेच फंस रहा था। कवासी लखमा चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए, दीपक बैज एक तरफ से कह रहे थे कि टिकट उन्हें चाहिए, लेकिन एट द एंड कवासी लखमा को ही टिकट दिया गया। जी जी, मैं बात समझ नहीं पाया, बीच में किसी की और आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ आ रही भैया, बताएं। आपको किसी और की भी आवाज शायद मिल रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, शायद कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस है, शायद इसलिए भूपेंद्र जी के पास कुछ और आवाज़ भी पहुंच रही, थोड़ा सा हम कहेंगे कि चेक कराया जाए। लेकिन अब बहरहाल जो भी हो अंशिका, लेकिन एक बात है कि बस्तर में मुकाबला बड़ा कड़ा माना जा रहा है। कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं और कवासी लखमा दादी के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है उसको पहचानता ही कौन है, पहचान कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कवासी लखमा आखिर में जीत जाते हैं, तो क्या इस बार आखिर में जीत जाएंगे, ये देखना होगा। उमेश घोरमोड़े साहब छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, बस्तर सीट की बात हो रही है। भूपेंद्र जी की आपके पास मैं लौटूंगा। उमेश जी क्या लग रहा है, बस्तर क्या बोल रहा है? देखिए, बस्तर की जनता को पहले तो सैल्यूट है, क्योंकि बस्तर की जनता ने पूरे देश को हमेशा से चौंकाया है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद जिस प्रकार से बस्तर के अंदर से मत प्रतिशत निकल करके आते हैं मतदान खत्म होने के बाद, वो हम सभी को प्रेरित करते हैं। तमाम विपरीत परिस्थिति के बाद बावजूद भी बस्तर के जो मतदाता हैं वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतों की आहुति देने निकल पड़े हैं और बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बस्तर का एक एक मतदाता नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के साथ इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज मतदान करने के लिए निकला है। और निश्चित तौर पे अभी मैं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था कि गारंटी, मोदी जी की गारंटी, और उस पर वो टिप्पणी कर रहे थे। दरअसल यही बात कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आती है। ये विषय है विश्वास का, और हमने देश की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। और आज जनता को पता है कि मोदी जी की गारंटी अर्थात गारंटी के पूरी होने की गारंटी है। और यदि इतना ही ये जनता को नहीं, ये बीजेपी बता रही है। नहीं, सुनिए उमेश जी, ये बीजेपी बता रही है जनता को। ठीक है, जनता को नहीं पता है, बीजेपी बता रही है। एक बात। दूसरी बात, आप सैल्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सैल्यूट तो किया जाना चाहिए, सीख तो ली जानी चाहिए, लेकिन सीख किस लिए कि सुदूर नक्सल प्रभावित इलाका अब भी मतदान दल जो है वो कई किलोमीटर चलकर जाता है, अब भी इतनी सुरक्षा बल लगाने पड़ते हैं। तो ये क्यों है?
ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सैल्यूट करने भर से काम नहीं चलता सर। वो जो मैसेज पहुंचाते हैं कि हाँ उन्होंने वोटिंग की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज दिखाया, शहर के लोग नहीं निकलते, आदिवासी क्षेत्रों के लोग निकल जाते हैं, फिर मिल क्या रहा है वहां? जो आपको राजनीतिक दलों को जो सीख और सैल्यूट आप जो करते हैं, उसके बाद वहां क्या होता है, ये बताइए। जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। निश्चित तौर पर इस प्रदेश के अंदर में राज्य निर्माण से लेकर के अगर मैं अब तक की बात करूं तो सबसे ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, बस्तर की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। जनता हमारे साथ है और उन 15 वर्षों में बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में विकास के काम को पहुंचाने का काम भी हमने पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ किया। मध्य प्रदेश के जमाने में बस्तर को अछूता छोड़ दिया गया था। जब राज्य निर्माण हुआ, हमारी सरकार आई, हमको अवसर मिला पीडीएस सिस्टम को बेहतर करने से लेकर के वहां की आशीर्वाद दे रही है। भूपेंद्र जी, उमेश जी का कहना है कि जनता आशीर्वाद दे रही है, लेकिन क्या जनता को ये कुछ दे रहे हैं? मतदान करने के लिए ट्रैक्टर पर किसी तरह नदी नाले पता नहीं कैसे कैसे पगडंडी से होते हुए गुजर रहे हैं मतदाता और वोट कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनता आशीर्वाद दे रही है। इनकी तरफ से कुछ किया जा रहा है क्या भूपेंद्र जी? देखिए कितनी जोरदार रट के आया है हमारा भाई कि एक सांस में जो है 100 झूठ बोल रहा है। अभी जो है पोलिंग बूथ से 500 मीटर दूर विस्फोट हो रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने देश में सुरक्षा और चाक चौबंद और पूरा जो है ख़त्म कर दिया है इन्होंने। अभी नक्सलवाद अभी आज ही फटा है बम, एक सिपाही उसमें जो है घायल है। शर्म भी नहीं आती है ऐसे रटे हुए झूठ बोलने में। आप देश की जनता को क्या समझ रहे हो? इतना बेवकूफ समझ रहे हो कि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं बताता हूँ। ये जो परिस्थितियों की बातें कर रहे हैं, आज आदिवासियों के साथ हो क्या रहा पूरे देश में? मध्य प्रदेश तो शिखर पे आदिवासियों पर जुल्म ज्यादती करने में। ये हम नहीं बता रहे, ये जो है मोदी जी की एनसीआर भी बता रही है। ये बताएं जरा, उसके बारे में चर्चा करें कि आप आदिवासी पर पेशाब करोगे, जवाब ले लेंगे। आदिवासी महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे, आदिवासी बच्चियों के अपहरण होंगे और उसके बाद आप जो है महापुरुष बन जाएंगे 1 सेकंड में, क्योंकि आप बेहतरीन रट कर आए, जोर जोर से बोल लेते हैं। देश को जो है इस तरह ठगना बंद करिए। कौन रट करके बयान देता है? हाँ बताइए रट के बताइए, और भी बताइए, कुछ और रटा हो तो वो भी बताइए। शर्म की बात कर रहे थे। अरे सुन लीजिए ना भाई, अब सुनने का साहस दिखाइए। छत्तीसगढ़ के अंदर में 29 नक्सलियों को ढेर किया जाता है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री उस पर संदेह व्यक्त करते हैं, उसको फर्जी बताते हैं। आपके छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उसको उस पर संदेह जाहिर करते हैं, वो ओरिजिनल है कि नहीं है, किंतु परंतु अगर मगर करके सवाल उठाते हैं। देश के अंदर में जब जब सेना के शौर्य और साहस का विषय निकल करके आता है, कांग्रेस के नेता उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। यह शर्मनाक बात है और दुख की बात यह है कि सफाई देते नक्सलियों के नाम पे आप वोट मांगेंगे? माफी तक नहीं मांगी है। आप सेना देखिए, मैंने कहीं कोई नक्सलियों के विषय में, ये तो राजनीति का विषय है ही नहीं, लेकिन ये शर्मनाक बयान देंगे, ये सेना के शौर्य और साहस पर सवाल उठाएंगे और फिर आरोप हम पर पड़ने का काम करेंगे। तो ये देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है साहब। और मैं बता रहा हूं 3 महीने के अंदर में जो आप कह रहे हैं ना, इसी में मैं थोड़ी सी एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं। आपने कहा बिल्कुल सही है कि नक्सलवाद या सेना जिसका कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपना काम करते हैं, ये राजनीति में नहीं आते और इनके यहां राजनीति चलती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन तो सुनिए पहले संदेह जाहिर करेंगे, मेरा सवाल सुनिए। कल मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, उन्होंने लिखा नक्सलवाद खत्म करने के लिए कांग्रेस को खत्म करना जरूरी है। अरे आप तो कांग्रेसियों को अपने दल में ले रहे, शामिल कर रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेसी नक्सलियों से मिले रहते हैं। तो ये कर क्या रहे हैं भैया आप? जवाब ले लीजिए।
इस प्रकार के बयान यदि कांग्रेस के नेताओं के निकल कर के आए, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें, इनकी राज्यसभा सांसद है रंजीत रंजन जी, उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया था, बेचारा तक कह दिया था नक्सलियों को। इनके नेता है राज बब्बर साहब, वो क्रांतिकारी बताते फिर रहे थे 2018 के अंदर में। और जिस प्रकार का यहां पर बयान निकल करके आया है, फिर सफाई देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संदेह व्यक्त किया है 29 नक्सलियों के ढेर होने पर, तो ये सब क्या कहलाता है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर में हम तो संकल्पित हैं कि नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे आने वाले समय के अंदर में, एन प्रकारेण कैसे भी नक्सलवाद को खत्म करना हमारा संकल्प है। और मैं समझता हूं कि इसमें सभी राजनीतिक दल को एक मंच पर आकर के इस विषय पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें राजनीति करेंगे, इस पे संदेह व्यक्त करेंगे, सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे, और उन्हीं को आप अपनी पार्टी में ले जाएंगे बाद में। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए सुनिए, देखिए जो है नहीं ले लीजिए जवाब, इस पर भी ले लीजिए। रमन सिंह की सरकार बनी, 2 जिलों में नक्सलवाद था। जिस दिन उल्टे हुए रमन सिंह जी, उस दिन 18 जिलों में था। इनसे पूछें ये तरक्की किस दिशा में कर रहे हैं, ये जो रट के आए हैं उसमें एक और रट्टू जरा जोड़ लें कि ये जो है इतना एक्सपेंशन कैसे हो गया। इसलिए पूरी अभी दे रहे जवाब, मध्य प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया है। अभी बेचैन क्यों हो रहे भाई, बेचैन अभी बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए, सुन लीजिए, आपकी बेचैनी में समझ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आपने दोहरा व्यवहार किया। अभी सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में कितने जिले थे आप बता दीजिए। सुन लीजिए, अभी जो है ये कोर्स से बाहर क्वेश्चन आ रहा है, जरा अभी सुन लीजिए, अभी कोर्स से बाहर आ रहा है। अभी बेचैन, इसकी आपकी बेचैनी में समझ रहा हूँ। आपने क्या तरक्की की है वहाँ पर, देखिए आपको पता है कि आपकी सरकार ने, सुनिए अभी चुप रहिए, आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, आप सुनिए, आपको भी नकारा था, आपको भी नकारा था, छिंदवाड़ा फेल होने वाले हैं, आपको फेल नहीं किया था, 18 में फेल नहीं हुए थे तुम। निश्चित रूप से जनता जनार्दन है और जनता के बीच हम गए, हमने वापसी की। हाँ तो तब रोए थे तुम, तब तो रो रहे थे ना। अभी क्यों खुश हो रहे हो? ये भी जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को अपना फैसला करने दीजिए। अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? 2018 में जब आप लुढ़क के नीचे आ गए थे, तब तो हंसी नहीं निकल रही थी तुम्हारी। आप हम नहीं है परेशान, हम तो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब नहीं तुम्हारे पास। 19 में जनता ने वापसी करा दी थी सर छत्तीसगढ़ में। आपकी जनता की वापसी से आपके पाप नहीं छुपते, जनता की वापसी से आपके कुकर्म नहीं छुपते, जनता की वापसी कर देने से आप मशीनों से बातचीत हो जाने से लगातार भुगत रहे हैं। आपको हमें मालूम है आप लगातार अभी भुगतेंगे। अभी समय जो है बदलने वाला, हम सचेत हैं और इस देश में धमकाना बंद कर दो बैठे हैं सर। अभी आपकी भाषा बदल जाएगी जब जनता आपको तमाशा दिखाएगी, तो आपकी भी भाषा बदल जाएगी। ये जो जिस टोन में बात कर रहे हो, ये पानी बंद हो जाएगा तुम्हारा। ये भाषा बंद कर दीजिए। इस देश में जनता के आशीर्वाद से बैठे हो, आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप धमकाने की बात कर रहे हैं और आप धमकाने की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, आप चैनल पर बैठे हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए आप बताइए आज अच्छा उमेश जी, भूपेन्द्र जी आपको फिर से मौका देंगे, दोनों बिल्कुल पूरा मौका। भूपेन्द्र जी पूरा मौका मिलेगा। एक ब्रेक का वक्त रहा, सुन तो लीजिए प्लीज, ब्रेक ले लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात फिर से रखिएगा, लौट रहे कुछ ही देर।